Alright, hello students, Assalamu alaikum. This is Engineer Umair, your aptitude teacher, and welcome to my fourth lecture regarding ECAT MCAT Physics. लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, चैप्टर नंबर 2 स्केलर वेक्टर हमने शुरू किया था. उसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने स्केलर और वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को खास तौर पे हमने डिटेल में पढ़ा. इसके अलावा हमने वेक्टर की टाइप्स पढ़ी और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया था. आज जो पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ वेक्टर. तो वेक्टर चैप्टर को बेसिकली मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है. एडिशन सब्ट्रैक्शन को आज हम पढ़ लेंगे और एडिशन के तमाम रूल्स को, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम लास्ट में रखेंगे. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को बड़ा मजा आएगा क्योंकि मैंने तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें डाल दिए हैं. तो चलो कॉपी पेंसिल निकाल लो और अच्छे से इसको तैयारी करो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एडिशन ऑफ वेक्टर. नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं. देखो, वेक्टर्स आर एडिड बाय वेक्टर अलजेब्रा. हमने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि स्केलर्स आर एडिड बाय एलिमेंट्री अलजेब्रा, जो सिंपल अलजेब्रा होता है जिसको हमने पढ़ा है कि प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये तमाम चीजें ना. जबकि वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो उसके लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा का सहारा लेना पड़ता है. सो वो कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम एडिशन कर सकते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से रिवाइज कराऊंगा, आपने वैसे भी कर चुके हो. सो मेथड्स क्या है? नाउ वी हैव 4 मेथड्स. हेड टू टेल रूल, सेकेंड इज पैरेललोग्राम लॉ, थर्ड इज लॉ ऑफ कोसाइन जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ भी कहते हैं, ट्राइंगुलर लॉ. ओके, नाउ जबकि फोर्थ वन इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड. नाउ स्टार्ट करते हैं हेड टू टेल रूल से. हेड टू टेल रूल क्या है? तो बाय डेफिनेशन इसको थोड़ा सा देखते हैं कि 2 और मोर वेक्टर्स, अगर 2 से ज्यादा आपने वेक्टर्स को ऐड करना है तो आप क्या करोगे? द हेड ऑफ द वन वेक्टर कोइंसाइड्स, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, द हेड ऑफ द वन वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द अदर. इसको ऐड कैसे करना है कि अगर एक से ज्यादा वेक्टर आपके पास मौजूद हो तो आप पहले का हेड लो और दूसरे की टेल लो और उनको जोड़ दो. जबकि रिजल्टेंट आपको किस तरीके से ऑब्टेन होगा, हमेशा आपने पहले वाले वेक्टर का टेल लेना है और हेड लेना है. नहीं समझ आ रहा बच्चे को? तो देखो इस तरीके से कुछ समझो. देखो, मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए, एक और वेक्टर है वो है बी, जबकि एक तीसरा वेक्टर है वो है सी. ठीक है, और भी हो सकते हैं, मैंने अभी यहाँ पे 3 लिए. तो इसको आपने किस तरीके से जोड़ना है? हेड टू टेल रूल कहता है कि पहले वाले का हेड होना चाहिए और दूसरे वाले की टेल. तो मान लो अभी मैंने ए और बी को सिलेक्ट किया है, तो पहले वाले का हेड और इसकी टेल को मिलाना है. तो मैं बी को पैरेलल शिफ्ट करूंगा और ये इससे मिल जाएगा. ठीक है, तो यहां पे हेड और टेल मिल गया है. अब देखो, पहला वाला ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया. ठीक है जी, तो अब पहले वाले का हेड और दूसरे वाले की टेल. तो याद कर लो, हेड टू टेल रूल क्या होता है कि पहले वाले का हेड दूसरे वाले की टेल, पहले वाले का हेड दूसरे वाले की टेल. ओके, नाउ अब इसको भी पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो ये इधर आ जाएगा. जबकि अगर रिजल्टेंट आपको मालूम करना है तो उसके लिए आपको पहले वाले की टेल, हेड नहीं, पहले वाले की टेल और आखिरी वाले का हेड, दूसरे का नहीं, आखिरी वाले का हेड, कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो याद रखना, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट देना है. एप्टीट्यूड में ये सब चीजें नहीं पूछता हो, सिर्फ वो इंग्लिश में पूछेगा. तो आपको जब ये पता होगा कि पहले वाले का हेड दूसरे वाले की टेल, जबकि रिजल्टेंट के लिए पहले वाले की टेल और आखिरी वाले का हेड, याद रख लो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ पैरेललोग्राम लॉ मेथड. इसमें क्या होता है भाई? नाम से जाहिर है पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा. कैसा होता है पैरेललोग्राम? कि अगर रेक्टेंगल को टिल्ट कर दूं, शेयर कर दूं, तो कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, बाय डेफिनेशन देखते हैं भाई. इफ 2 वेक्टर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, कुछ इस तरीके से. देखो, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ए और बी दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं. बिल्कुल हुए हैं सर. आगे पढ़ते हैं. देन वी कंसीडर देम 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. तो इसको मान लो कि ये एक पैरेललोग्राम की कोई भी 2 साइड्स हैं, इसको मान लो. तो सिंस अगर ये 2 साइड्स हैं तो रिमेनिंग ये होनी चाहिए. तो रिमेनिंग कैसे बनाएंगे? रिमेनिंग हम इस तरीके से बनाएंगे. अब वो कह रहा है कि पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो. कैसे करोगे कंप्लीट? कि ए को पैरेलल शिफ्ट कर दो, इसकी कॉपी लो और पैरेलल शिफ्ट कर दो, जबकि बी की भी कॉपी लो और पैरेलल शिफ्ट कर दो. ना अब वो कहता है कि अब तुम्हें अगर रिजल्टेंट निकालना है, अब वेक्टर्स को ऐड कर दो दोनों को, और अब तुम्हें जो रिजल्टेंट निकालना है, तो वो जो रिजल्टेंट, अच्छा याद रहे ये ग्राफिकल मेथड है. ठीक है, ये भी पूछ सकता है एमसीक्यू में कि भाई पैरेललोग्राम और जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था हेड टू टेल रूल, ये कैसे मेथड है? ज्योमेट्रिकल या फिर कैलकुलेटरी, मैथमेटिकल और हमारे पास ग्राफिकल. तो याद रहे ये ग्राफिकल है. सो अब बोलता है रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? सो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम गिव द रिजल्टेंट. तो डायगोनल जो होगा इसका,
ये हमेशा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पे की पॉइंट अपने पास रख लो, मैं हर टॉपिक पे की पॉइंट्स बताऊंगा और एंड में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप आसानी से सॉल्व कर सको। आपको किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व ना करना पड़े, देख के आप बता दो बस कि ये आंसर है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड में हमारे पास टाइम कम होता है और कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता, तो इसलिए ये ट्रिक्स बतानी पड़ती हैं ना। की पॉइंट क्या है, बस ये याद रखना कि भाई डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट वेक्टर। ये भी याद नहीं करना कि पैरेललोग्राम है क्या है, बस डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, इसका दूसरा नाम ट्रायंगुलर लॉ भी बोल सकता है पेपर में, तो याद रख लेना कि लॉ ऑफ कोसाइन की बात ही कर रहा है। वो क्या कहता है, देखो उसका रिजल्टेंट अगर निकालना है तो कुछ इस तरीके से निकलेगा। कैसे होता है, देखो आपको एक ट्राइंगल बनाना है, कॉस आ गया ना, तो जहां पे भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे तो वहां ट्राइंगल आएगा। तो देखो एक ये वेक्टर है, हेड टू टेल रूल से दूसरा वेक्टर मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब रिजल्टेंट आपको पता है कैसे, पहले वाले की टेल आखिरी वाले का हेड जोड़ दिया मैंने, तो ये एक ट्राइंगल बनाता है। याद रहे कि ए और बी के दरमियान जो ये एंगल है, ये जो एंगल है ये 90 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 90 हो जाएगा तो फिर ये तो सीधा सीधा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो याद रहे लॉ ऑफ कोसाइन में अभी यहां पे क्या होगा, कोई भी अननोन एंगल है, ठीक है, थीटा है ए और बी के दरमियान। तो बेसिकली ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल नहीं है, अक्सर लोग समझते हैं ये वाला एंगल नहीं, ये है इस वेक्टर का और इस वेक्टर के दरमियान का एंगल, ओके, याद रखना इसको भी। सो रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है, देखो वैसे तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो हेड टू टेल रूल से, लेकिन अगर आपको मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली अगर आपको निकालना है तो आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। और अगर खास तौर पे आपको मैग्नीट्यूड चाहिए हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये क्या कहता है कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, फिर ए बी के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो और इनके दरमियान का एंगल डाल दो, अंडर रूट लोगे तो तुम्हारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। की पॉइंट क्या है इसमें, देखो अगर थीटा की वैल्यू 0, अब इसको ये चीजें जो है ना ये डायरेक्ट याद करनी होती है यहाँ पे। अब अगर आप इसमें थीटा की जगह 0 रखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। मैं आपको कुछ डायरेक्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, उसके थ्रू आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, आपके सामने आएगा, ठीक है। और फिर हम एमसीक्यू तो करेंगे ही आगे, तो सिंसियरिटी के साथ देखना और चाहो तो लिख भी लो अपने पास, ओके। नाउ इफ थीटा इक्वल्स टू 0, अगर ये थीटा 0 है, थीटा उस वक्त 0 होगा कि जब ए और बी दोनों पैरेलल हो जाएं, तो इनके दरमियान का ये जो एंगल है ना ये 0 होगा। याद रहे 180 नहीं 0 होगा ये एंगल। तो इट मींस कि वो ये भी कह सकता है कि अगर थीटा इक्वल्स टू 0 हो या फिर बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है। एक तरीके से ये पैरेलल भी तो हैं, ये देखो पैरेलल भी तो है अगर ए और बी इसको मान लो तो, ठीक है। तो उस सूरत में तुम क्या करोगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाओगे, इस फॉर्मूले को भूल जाओगे। क्या लगाओगे, सिंपल रिजल्टेंट निकालने के लिए ए और बी को प्लस कर दो। मान लो ये 10 यूनिट्स है ए और ये 20 है, तो दोनों को प्लस कर देना, आंसर 30 आएगा, यही रिजल्टेंट होगा तुम्हारा, है ना। कमाल की ट्रिक। अब इसी तरीके से अगर 180 एंगल दे रहा हूं, या फिर बोल दे कि ए और बी जो है वो एंटी पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे नेगेटिव वेक्टर नहीं होते हमारे, इस तरीके से। अब इसको नेगेटिव क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसलिए। सो ये जो है एंटी पैरेलल है, क्यों, क्योंकि पैरेलल तो है ये लेकिन इनकी अपोजिट डायरेक्शन है। तो याद रखना अगर थीटा हो जाए कुछ इस तरीके से, ए और ये है बी, तो इनके दरमियान कितना बन रहा है 180, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल आर इक्वल टू, यानी कि रिजल्टेंट निकालने के लिए ए माइनस बी कर दो। वही एग्जाम्पल ले लो 10 और ये था हमारे पास 30, तो आंसर विल बी 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 90, तो वेक्टर का क्या होगा। तो बेटा यहां पे देखो कॉस की जगह पे 90 पुट करके देखते हो, तो यहां पे कॉस 90 का आपको आंसर पता होता है कितना होता है, 0। क्या होता है, 0। अब 0 मल्टीप्लाई बाय ए बी विल बी 0, देन दिस विल बी, दिस मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 0, तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, 0। तो आपके पास फॉर्मूला क्या रह जाएगा, बस ये फॉर्मूला रह जाएगा। तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर गौर से देखो तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो याद रहे अगर यहां पे एंगल 90 बन जाए, यानी कि बी ऐसे आ जाए, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है एमसीक्यू में, अभी आगे आएगा, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये तो 2 मैंने बता दिया आपको एडिशन के, जबकि 2 रूल मजीद रहते हैं।
दो रहते हैं, एक रहता है, एक रूल रहता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन बता देता हूं। देखो बेसिकली वेक्टर में कोई सब्ट्रैक्शन होती है नहीं, ठीक है। होता क्या है कि भाई दो वेक्टर्स होते हैं और दोनों एंटी पैरेलल हो जाते हैं। अब उनको ऐड करते हो तो वो सब्ट्रैक्शन मानी जाती है। चलिए देखते हैं। टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स यू नीड टू ज्वाइन देयर टेल टुगेदर। अगर तुम्हें वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो तुम क्या कर दो, दो वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन कर दो। अब हेड से टेल को नहीं, टेल टू टेल ज्वाइन करो, तो रिजल्टेंट जो मिलेगा वो क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, किस तरीके से भाई, देखो कुछ ऐसे, देखो ए वेक्टर है मेरे पास, एक है बी वेक्टर। अगर तो मैं इसको ऐड करना चाहूं, एडिशन करता हूं, तो मैं हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करूंगा। देखो इसको शिफ्ट करके ए के हेड पे इसकी टेल डाल दूंगा तो मेरे पास ऐड हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से, है ना भाई। और रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, ऐसे करके। तो ये तो सीधा सीधा हो गया ए प्लस बी, यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दूं और यहां टेल से टेल मिला दूं, तो बेटा इस सूरत में अगर टेल से टेल ज्वाइन कर दोगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट कैसे मिलता है, इस तरीके से। तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। अगर टेल से टेल मिलाएं तो डिफरेंस, अगर हेड से टेल मिलाएं तो एडिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट क्या है इसमें, जो पॉइंट टू रिमेंबर है, विच इज एडिशन ऑफ टू नेगेटिव वेक्टर्स। ये आता है, याद रखना, ये एमसीक्यू आता है, काफी आता है ये एमसीक्यू। एडिशन ऑफ टू नेगेटिव वेक्टर्स प्रोड्यूसेस अ नल वेक्टर। अब तो बोलोगे सर ये कैसे, तो बेटा हर चीज का मैंने तुम लोग की बड़ी मेहनत की है, फिर भी तुम लोग यार लाइक नहीं करते। समझा करो यार, तुम लोग इतनी फीसेस देते हो, लेकिन उसके बाद भी मैं उससे कुछ अच्छा ही कंटेंट दे रहा हूं तुम लोगों को, सिर्फ क्या नीडी स्टूडेंट्स के लिए। तो तुम लोग मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं मजीद लेक्चर्स बना पाऊंगा। ठीक है, कर दो यार, क्या जाएगा। 20,000 रुपये 30,000 रुपये की एवज अगर मैं एक लाइक मांगता हूं तो कोई मसला नहीं है ऐसा। खैर, एडिशन ऑफ टू नेगेटिव वेक्टर्स प्रोड्यूसेस अ नल वेक्टर। देखो मान लो एक वेक्टर आया जिसका 10 यूनिट था, दूसरा भी आया 10 यूनिट था। तो नेगेटिव वेक्टर की पहचान क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। तो क्या हो रही है अपोजिट, बिल्कुल हो रही है। तो अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो कुछ इस तरीके से ऐड करूंगा, a प्लस माइनस बी। तुम्हें पता है नेगेटिव वेक्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस साइन। जब प्लस माइनस माइनस करेंगे तो इट विल बी a माइनस बी, और जब इनकी मैग्नीट्यूड रखूंगा तो 10 माइनस 10 विल बी 0। तो 0 किसका मैग्नीट्यूड होता है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का। तो ये एमसीक्यू आएगा कि भाई इन दोनों को अगर नेगेटिव वेक्टर्स को मैं ऐड कर दूं तो रिजल्टेंट में फ्री वेक्टर मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, पोजीशन वेक्टर मिलेगा, ओरिजिनल वेक्टर मिलेगा या नल वेक्टर मिलेगा। तो लिख देना नल वेक्टर, क्यों, क्योंकि सर ने बताया था, लिख देना रीजन वहां पे। इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री बिटवीन ए एंड बी। अब मान लो कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, इनके दरमियान में एंगल कितना है, बोल रहा है 90। राइटिंग अच्छी नहीं है ना, गुजारा कर लो यार। अब ये भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाले हैं जो पेपर में आ चुके हैं ऑलरेडी। तो इस तरीके से तुम्हारी तमाम पास पेपर्स की भी, तमाम यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स की भी तैयारी हो रही है। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी चैनल से पढ़ लो, लेकिन बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तमाम बुक्स को कंपाइल करके ही बनाया ये लेक्चर। ठीक है, चलो, a प्लस बी इक्वल्स टू a माइनस बी। ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास a प्लस बी यानी कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, द सम ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। कहता है अगर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो ये उसी सूरत में होंगे कि जब दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री हो जाए। तो सवाल ऐसे आता है कि a प्लस बी और a माइनस बी लिख देता है वो। अब बोलता है कि बताओ इनके दरमियान में एंगल क्या होगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कि दोनों बराबर हो जाए। तो बोल देना 0, 90, 180 लिखा होगा, तुम लिख देना 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। इनमें से बताओ वेक्टर एडिशन के कौन कौन से मेथड हैं। तो देखो हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। ये कौन सा वाला है, गौर से देखो, कोसाइन वाला है ना, तो ये वही है, कोसाइन लॉ। तो आंसर क्या हुआ हमारे पास, ए, बी और सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर इज डिटरमाइंड बाय, किसके थ्रू डिटरमाइन करोगे, लॉ ऑफ साइन, हेड टू टेल रूल, लॉ ऑफ कोसाइन या पैरेललोग्राम लॉ। तो देखो ट्राइंगुलर लॉ की बात कर रहा है तो पहले चीज क्या ध्यान में आती है, लॉ ऑफ कोसाइन,
क्यों? क्योंकि कोसाइन क्या होता है? ट्राइंगल बनाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज करें, चलो कर लिया। नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर का एक टॉपिक रह गया था जो मैं कवर करने वाला था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। मुझे पता है मेरे बच्चों को अच्छे से आता है वाला, लेकिन कुछ चीजें हैं जो तुम लोगों को याद करने वाली हैं। वो क्या है भाई? कि भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड क्या बोलता है कि भाई 90 डिग्री हो, कोई भी वेक्टर है, एफ वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे। कब निकलेंगे? हमेशा नहीं निकलते, ठीक है? ये भी एमसीक्यू अभी एक आएगा, मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा। हमेशा नहीं निकलते। इसके लिए शर्त क्या है? जब भी वेक्टर एंगल बनाए किसी भी एक्सिस से, अभी ये देखो एक्स एक्सिस है, ठीक है? तो जब भी वेक्टर एंगल बनाए विद द एक्सिस, तो हम क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व क्या मतलब? इसको दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देंगे। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? एक होगा एक्स कंपोनेंट विच इज एफ एक्स, जबकि सेकंड होगा वाई कंपोनेंट एफ वाई, ठीक है? और यहां पे जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90। अब देखो ये कुछ ऐसा ही बना है जो हमने पीछे पढ़ के आए। इसको हमने बोला था रिजल्टेंट, ये बोला था ए और ये था बी, और यहाँ पे 90। इसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया था, देखो वही फॉर्मूला ड्राइव होगा, सिर्फ ए और बी का चक्कर है। सो एफ इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। इसको याद कर लो, आता होगा तुम लोग को, मैट्रिक में भी किया था ये, ठीक है? जबकि डायरेक्शन निकालने के लिए अगर आपको इसकी डायरेक्शन या फिर ये वाला एंगल, नॉट दिस एंगल, ये तो पता है ना हमें, ये एंगल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। याद रखना, वाई ऊपर है और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नीचे है, याद रखना, ठीक है? सो एफ एक्स हमेशा होगा एफ कॉस थीटा, तो थीटा के सामने वाला हमेशा साइन होगा, थीटा के साथ वाला कॉस। दोबारा रिपीट करो, थीटा के सामने वाला साइन, सामने वाला एस, सामने और साइन, ठीक है? याद रखना। तो थीटा के सामने वाला हमेशा साइन होगा, थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस होगा। सो थीटा के साथ वाला कॉस है, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, जबकि थीटा के सामने वाला वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा? एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। नाउ की पॉइंट क्या है इसमें? इफ वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, अब देख लो ये वही चीज है जो एमसीक्यू में आती है। इफ वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, अगर वो ऐसे लिख दे सवाल, तो बेटा इसका y कंपोनेंट हमेशा 0 होगा। वो सिर्फ इतनी चीज लिखेगा तुम्हारे लिए, इफ वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो तुम वो बोलेगा y कंपोनेंट बताओ क्या होगा, तो तुम सॉल्व करने बैठ जाओगे। तो याद रखना, अगर ये वेक्टर x पे ही पड़ा हुआ है, तो देखो ये किसी इस एक्सिस से कोई भी एंगल नहीं बनाएगा। दोबारा से देखो अगर कोई इस तरीके से पड़ा हुआ है, तो एक्स एक्सिस के साथ उसने कोई एंगल बनाया? नहीं बनाया। तो जब तक एंगल नहीं बनेगा तो हम रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे और कंपोनेंट्स नहीं बनेंगे। तो याद रखना, अगर एक्स पे ही पड़ा है या फिर वाइस वर्सा, अगर वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है तो एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, अगर एक्स पे पड़ा है तो वाई कंपोनेंट नहीं होगा। मैंने इसमें लिख दिया वाइस वर्सा करके, इफ वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस देन इट्स एक्स कंपोनेंट विल बी 0। तो यही चीजें काम आती हैं एप्टीट्यूड में, ताकि आप टाइम बचा सको बस। और एमसीक्यूज आ गए। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। मुझे बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? तो सबसे पहले बच्चा जब जल्दी में होता है तो वो इस पे क्लिक कर देता, इस पे टिक करेगा या इस पे करेगा? तो थोड़ा अच्छा बच्चा होगा वो इस पे टिक करेगा। तो देखो बेटा ये दोनों गलत है। सही आंसर क्या है? देखो तुम्हारे यहां पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, ठीक है? और ये फॉर्मूला है, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, तो देखो ये वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? तो इसको देखना, इन चीजों को देखना। यहां पे ये बच्चा गलती करता है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, जबकि करेक्ट आंसर क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। पाइथागोरस से याद रखना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नाउ अब देखो वही सवाल आ गया। अब मुझे आंख बंद करके बता दो एंगल क्या है, जल्दी से कमेंट में बता दो। जिसने नहीं बताया उसने लेक्चर सही से नहीं सुना, ठीक है? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन है? बी है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की कंडीशन उस वक्त सेटिस्फाई होती है कि जब इन ए और बी के दरमियान एंगल कितना हो? 90 हो, ठीक है? फिफ्थ एमसीक्यू देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 5 न्यूटन फोर्स इज 4 न्यूटन। यहां पे बच्चे को समझ नहीं आता
کہ 5 न्यूटन फोर्स वो मान लेता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को और 4 न्यूटन वो मानता है फोर्स को, जबकि ऐसा नहीं है. इसको ब्रेक करो. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 4 न्यूटन. अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है ना उसने मान लो उसने यहाँ मेंशन नहीं किया तो हम मान लेते हैं एक्स कंपोनेंट जो है वो 4 न्यूटन है, जबकि वो फोर्स कितनी है 5 न्यूटन. फोर्स कितनी 5 न्यूटन. अब वो कहता है कि इसका दूसरा कंपोनेंट बताओ, यानी कि एफ वाई बताओ. तो कैसे बताओगे? बहुत सिंपल है, ऑप्शन देख लो पहले. 6, 3, 2 और 9. सो 5 न्यूटन और 4 न्यूटन है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का सहारा लेंगे. क्या कहता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कि भाई अगर रिजल्टेंट वेक्टर एफ है मान लो, तो ये बराबर होगा अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर. देखो एफ दे दिया उसने, बल्कि यहां मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं ताकि ये कैंसिल हो जाए. तो एफ उसने कितना दिया है 5. 5 का स्क्वायर विल बी 25, जबकि एफ एक्स हमने मान लिया 4, तो 4 का स्क्वायर विल बी 16. और ये एज इट इज है. 16 उधर गया तो माइनस होके कितना हो जाएगा 9. और मुझे बताओ एफ वाई का अगर मैं रूट ले लूं तो यहां पे हमारे पास एफ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 न्यूटन. ठीक है, तो इस तरीके से हम बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकते हैं. तो आंसर कितना हो गया 3 न्यूटन. क्या ऑप्शन में मौजूद है? यस बिल्कुल है. आगे बढ़ते हैं. अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग द वाई एक्सिस, इट्स कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस इज. जल्दी से इसमें फॉर्मूला लगाओ और बताओ आंसर. लगा लिया? तो बेटा इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें चाहे एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो वाई कंपोनेंट नहीं होगा, अगर वाई एक्सिस के अलोंग है तो एक्स कंपोनेंट नहीं होगा. सिंस ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसका एक्स कंपोनेंट कुछ भी नहीं होगा, मींस 0 होगा. ठीक है, तो इस तरीके से देख के समझ जाना चाहिए. द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, अब वो कह रहे हैं रिजल्टेंट बताओ, जबकि 2 फोर्सेस हैं 3 न्यूटन और 4 न्यूटन जो 90 बना रही हैं. इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया था, जहां मैंने मेंशन किया था कि थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू 180 और थीटा इक्वल्स टू 90. मैंने की पॉइंट्स पे बताया था, तो उसका फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं आपको. 3 और 4 है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं. देखो इसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने फॉर्मूला लगाया था, बस एफ एक्स और एफ वाई की जगह ए बी हो जाएगा. मान लो 2 वेक्टर हैं, ए है जिसका कितना है उसने बोला 3 न्यूटन और बी वेक्टर का कितना है 4 न्यूटन. फॉर्मूला वही लगा देंगे. रिजल्टेंट बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. रिजल्टेंट निकालने के लिए ए का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर विल बी 9 और बी का स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर विल बी 16. दिस विल गिव यू 25 एंड 25 का अंडर रूट विल बी 5 न्यूटन. सो सिंपल यार, बस सवाल को समझना होता है. खैर अभी हार्ड भी आएंगे, टेंशन नहीं लो. 1 न्यूटन, 7 न्यूटन, 5 न्यूटन, 3.5 न्यूटन, आंसर विल बी 5 न्यूटन. आगे बढ़ते हैं. 8 पे आते हैं. इफ 2 फोर्सेस ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एक्स अलोंग द सेम लाइन, यहां पे सिर्फ काम की चीज सेम लाइन है, ऑन अ बॉडी देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी. अब मैग्नीट्यूड बताओ, अगर 2 फोर्सेस हैं और दोनों का ही 5 न्यूटन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां मैंने तुम्हें बताया था अगर 2 फोर्सेस सेम लाइन पर हो, तो अगर 5 न्यूटन है ना, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, तो इट मींस कि ये कैसे हैं इक्वल वेक्टर है, याद रखना. तो अगर ये 2 फोर्सेस हैं, ठीक है 5 न्यूटन और ये सेम लाइन पे है, तो इट मींस कि ये क्या है पैरेलल. और अगर पैरेलल है तो इट मींस कि इनका एंगल कितना है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. और अगर 0 डिग्री है तो फॉर्मूला मैंने बोला था आंख बंद करके लगा देना, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी ऐड कर देना. और अगर ये 180 डिग्री हो यानी कि एंटी पैरेलल हो तो फॉर्मूला लगा देना a माइनस बी. अभी कैसा पैरेलल, तो ये लगाओगे आंसर कितना हो जाएगा 5 और 5 विल बी 10 न्यूटन इसका आंसर है. तो ये करेक्ट आंसर है. आगे बढ़ते हैं. विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पास नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है. ठीक है, इसकी ट्रिक है. नाउ 2 न्यूटन. अब बोलता है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है कि जिनको यूज करते हुए रिजल्टेंट कभी भी 2 न्यूटन ना आए, कभी भी 2 न्यूटन ना आए. तो इसके लिए तुम्हें बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में. इसकी मैं सिंपल सी ट्रिक बताता हूं तुम्हें. ठीक है, आगे किसी को बता दोगे ना अगर ये ट्रिक, तो तुम्हें भी याद हो जाएगी. क्या है कि उसने एक रेंज बता दी है हमें. कलर अच्छा नहीं आ रहा, ये देखो ये है रेंज. अब ये जो रिजल्टेंट है ना, ये ना तो a प्लस बी से बड़ा होगा
और ना ही a माइनस बी से छोटा होगा। सर इसका क्या मतलब हुआ, नहीं समझ आ रहा। मान लो तुम्हारे पास 2 न्यूटन और 2 न्यूटन है, ठीक है, एक पेयर ले लिया मैंने, तो तुम दोनों को एक बार प्लस करो तो आंसर कितना आएगा। तुम्हें रिजल्टेंट बता दिया है 2, है ना, तुम एक दोनों को प्लस करो तो कितना आया, 2 + 2 4। तो मैंने बोला था कि रिजल्टेंट जो है वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या 4 से बड़ा है 2? नहीं है, सेटिस्फाई कर गई। अच्छा, इधर 2 - 2 विल बी 0। अब मैंने कहा था कि इससे छोटा भी नहीं होना चाहिए, तो क्या 0 से छोटा है रिजल्टेंट? नहीं है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो देखो एक बार इसको भी ऐड कर करके देखते हैं। देखो 1 और 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो देखो क्या ये 2 छोटा है? नहीं है, लेकिन बराबर है, तो कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं है। लेकिन अगर माइनस करने पे 1 और 1 माइनस करते हैं 0, तो क्या 2 0 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो यहां पे ये देखना है कि इससे रिजल्टेंट बड़ा होगा और इससे रिजल्टेंट छोटा होगा, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर सही है बिल्कुल। तो ये दोनों ऑप्शंस तो मैंने सॉल्व कर दिए, कैंसिल हो गए। इस पे आ जाते हैं। 1 + 3 और बीच में क्या है, 2 न्यूटन, और इधर क्या है, 1 - 3। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। 3 + 1 विल बी 4 और 1 - 3 विल बी 2। 2 हो रहा है, समझो, इसको माइनस में मत लेना, बस 2 हो रहा है। तो यहां पे याद रखना कि क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड भी बोला है, तो यहां पे याद रखना, देखो 2 जो है वो 2 से क्या है, बड़ा है? नहीं, बराबर है, तो भी कोई मसला नहीं। क्या इधर 2 छोटा है 4 से? बिल्कुल है, तो कोई मसला नहीं। तो लास्ट ऑप्शन तो वैसे ही हमारा आंसर है, लेकिन फिर भी करके दिखा देता हूं। देखो 1 + 4 कितना आंसर देगा, 5, और इधर तो 2 न्यूटन है रिजल्टेंट, ठीक है। और इधर करते हैं 1 - 4 या 4 - 1 कर दो, ठीक है। तो अभी देखो इधर आ गया 3। मैंने कहा था 2 जो है वो इससे छोटा होना चाहिए, बिल्कुल छोटा है, और इससे बड़ा होना चाहिए 2। तो देखो क्या 2 3 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है, तो कभी भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं मिलेगी तुम्हें 2 न्यूटन की, कभी भी रिजल्टेंट फोर्स 2 न्यूटन की नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया था, इसको अपने पास नोट डाउन कर लो कि भाई अगर a + b, या स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे कोई मसला नहीं है यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों को, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आई होप के समझ आया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। 10th हो गया, व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज गिवन बाय द डायगोनल। मुझे जल्दी से बता दो इसका आंसर एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होगा, हेड टू टेल रूल, ट्रायंगुलर, या फिर पैरेललोग्राम, या नन ऑफ अबव। डायगोनल किस में होता है, पैरेललोग्राम में। आंसर डायरेक्ट लिख दो, सी। एडिशन ऑफ वेक्टर ओबेज, इनमें से एडिशन ऑफ वेक्टर किसको ओबे करता है, कम्युलेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सबको। तो ये शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, इसका मैं अभी बता देता हूँ, आगे डिस्क्राइब करूंगा थोड़ा सा डिटेल में। तो अभी मान लो कि ये तीनों को फॉलो करता है, कम्युलेटिव और कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव, तीनों को। आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मैं एमसीक्यू के थ्रू ही बता देता हूँ, पास्ट ईयर एमसीक्यू आए थे उसके थ्रू बता देता हूँ शॉर्ट करके। क्या है कि इफ 2 वेक्टर्स a एंड b रिप्रेजेंट 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, अगर a और b जो है ना वो 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, ऐसी डायग्राम पीछे देख चुके हैं, एंड द डायगोनल रिप्रेजेंट द वेक्टर r, तो मुझे बताओ क्या ये जो अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है a + b और b + a, तो ये किसकी वजह से होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहां पे मैं एक बात बता दूं कि कम्यूटेटिव का मतलब, तो कम्यूट का मतलब होता है, अगर कम्यूट कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, मूव अराउंड। क्या होता है, गूगल कर लो, इसका मतलब होता है मूव अराउंड। यानी कि अगर a + b है ना तो इनको मूव अराउंड कर दो, यानी कि अगला जो बनेगा वो क्या बनेगा, b + a, अपोजिट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, याद रखना। ये जो मूव अराउंड वाली है, इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, a × b = b × a, यही होती है ना। तो क्या किया हमने, मूव अराउंड किया, कम्यूटेटिव है। आगे बढ़ते हैं।
इफ टू वेक्टर्स और मोर वेक्टर्स आर एडेड, अब आपकी मर्जी है हेड टू टेल रूल से या जैसे भी, बस ऐड होने चाहिए. इफ टू वेक्टर्स और मोर वेक्टर्स आर एडेड बाय हेड टू टेल रूल इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर और ग्रुपिंग, तो बेटा ये फैक्ट किस पे लाई करता है? एसोसिएटिव, कम्युलेटिव, एडिशन लॉ और नन ऑफ दीज. तो बेटा कम्युलेटिव तो हो गया, एसोसिएटिव इसका आंसर है. याद रखना, जब भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर आ जाए और सम ऑफ वेक्टर्स आ जाए, तो ये बेसिकली किसकी स्टेटमेंट है? एसोसिएटिव लॉ की. बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है. सो आई होप आप लोगों को समझ आया हो. लास्ट में मैंने वादा किया था की पॉइंट बताऊंगा जिससे तुम फायदा उठा सकते हो. नाउ देख लो भाई, पहला कौन सा है? डायगोनल हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर होगा. दूसरा, थीटा 0 होगा तो वेक्टर्स को सिंपली ऐड कर दो. अगर थीटा 180 मतलब कि एंटी पैरेलल तो सब्ट्रैक्ट कर दो. अगर थीटा 90 तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट नहीं होगा भाई, गलत लिखा है. क्या होगा? ये फॉर्मूला लगा दोगे. ठीक है, आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट. अच्छा, अगर एडिशन ऑफ टू नेगेटिव वेक्टर्स प्रोड्यूसेस अ नल वेक्टर. याद रखना, दो नेगेटिव वेक्टर हमेशा नल वेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, कुछ ऐसे. ठीक है. इफ थीटा इक्वल टू 90, ए और बी के दरमियान में, ये ए वेक्टर है और ये बी है, इनके दरमियान में क्या है? 90 डिग्री. तो मुझे बताओ क्या फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं रिजल्टेंट के लिए? सॉरी, ये कंडीशन दूसरी है. ये भी एमसीक्यू में पूछा था ना उसने, कि अगर ये कंडीशन है तो मुझे बताओ इनके दरमियान में एंगल क्या होगा ए और बी के दरमियान. तो याद रखना 90 होगा. अगर ऐसी कहीं कंडीशन आ जाए कि एडिशन का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तो बेटा वो 90 डिग्री पे ही पॉसिबल है. आगे बढ़ते हैं. इफ वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस देन वाई कॉम्पोनेंट विल बी 0 और वाइस वर्सा. सो आई होप ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा यार. लाइक कर देना इस लेक्चर को और शेयर कर देना, मर्जी हो तो सब्सक्राइब कर देना. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, और ये दोनों लेक्चर्स को देख लेना. आई होप आप लोग बेटर परफॉर्म करोगे एंट्री टेस्ट में. गुड लक.